नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है लूसेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट सीरीज़, और आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर है ये है 21। इस वीडियो में भी मैंने 20 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस लिए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपके मैं 2-3 फैक्ट आपको बताऊँगा जो आपके यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो के एंड में भी आपको अपना स्कोर कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध में मिलाया था? तो मगध का वह कौन सा शासक था जिसने अवंती यानी कि जो उज्जैन है वर्तमान का, उसको जीता था? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, शिशुनाग। ठीक है, तो शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध में मिला दिया था। अजातशत्रु ने किसको जीता था? तो अजातशत्रु ने काशी और जो वज्जी महाजनपद था इसका विलय करवाया मगध में। ठीक है, बिंबिसार ने किसका विलय करवाया? अंग महाजनपद का। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, अंग महाजनपद बिंबिसार ने मिलवाया, काशी और वज्जी ये मिलाया अजातशत्रु ने, और शिशुनाग ने कौन सा मिलवाया? अवंती मिलवाया। अवंती के अलावा वत्स महाजनपद का विलय भी किसने करवाया? शिशुनाग ने करवाया था। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई? तो महात्मा बुद्ध ने जो बौद्ध संघ की स्थापना करी या भिक्षुणी संघ की स्थापना करी, ये उन्होंने करी थी, ऑप्शन हमारा सी सही आंसर है, वैशाली में। ठीक है, कहाँ पर करी थी? वैशाली में करी, और इसके अंदर उन्होंने शामिल होने की जो न्यूनतम आयु रखी थी वो भी पूछी जाती है, वो रखी थी 15 वर्ष। तो पूछा जाता है बौद्ध संघ में शामिल होने की न्यूनतम आयु कितनी थी? तो वो थी 15 वर्ष। प्रथम महिला कौन थी जो बौद्ध संघ में शामिल हुई या जिनको प्रथम बौद्ध भिक्षुणी भी कहा जाता है? तो वो थी महात्मा बुद्ध की, जो जिन्होंने महात्मा बुद्ध को पाला था वो थी उनकी मौसी प्रजापति गौतमी। ठीक है, तो वो थी इनकी पहली महिला भिक्षुणी। एक और प्रश्न बनता है कि जो ये बौद्ध संघ था या भिक्षुणी संघ था, इसमें महिलाओं का प्रवेश पहले प्रतिबंधित था। किसके कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को प्रवेश दिया इसके अंदर? तो इनके प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल किया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के महान शासक थे और इनको ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इन्होंने इनके काल में जो विद्या, कला और साहित्य का एक महान केंद्र था वो बना था उज्जैन। ठीक है, अगर हम बात करें गुप्त शासकों की तो इनकी जो राजधानी थी या इनका जो उदय हुआ था ये हुआ था कौशाम्बी में। ठीक है, यानी कि इनकी शुरुआती राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी में थी, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था उज्जैन को। तो पूछा जा सकता है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ स्थापित करवाई? उज्जैन में करवाई। अगला है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्न में से किस शिलालेख से मिलती है? तो रेशम बुनकरों की श्रेणी के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है ये मिलती है ऑप्शन बी, दसपुर शिलालेख से। यह दसपुर शिलालेख हमें मध्य प्रदेश के मंदसौर से मिला है, इसीलिए इस शिलालेख को मंदसौर शिलालेख भी कहा जाता है। तो दोनों एक ही नाम है, दसपुर शिलालेख पूछे या मंदसौर शिलालेख पूछे, दोनों एक ही हैं, और इससे हमें रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है। यह शिलालेख किस काल का है? तो यह गुप्त काल का है। गुप्त शासक कुमारगुप्त द्वितीय का यह अभिलेख या शिलालेख है। ठीक है, अगला प्रश्न है, फ्रांस के विरुद्ध वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, भारत में जो फ्रांसीसी सेना का पतन होता है वो किस युद्ध के कारण होता है? वह युद्ध था वांडीवास का युद्ध। किस किस के मध्य में हुआ? अंग्रेजों और फ्रांस के मध्य में यह युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किया सर आयरकूट ने। ठीक है, आयरकूट की सेना थी एक तरफ और दूसरी तरफ फ्रांस की जो सेना थी उसका नेतृत्व किया था लाली ने। ठीक है, तो फ्रांस की सेना का नेतृत्व किसने किया? लाली ने किया। अंग्रेजों का नेतृत्व आयरकूट ने किया, जिस युद्ध में अंग्रेज जीते और भारत में फ्रांस का जो वर्चस्व था वो खत्म हो गया था। ठीक है, अगला है, वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल करी थी? तो भारत की जो पहली राजनीतिक हड़ताल की गई यह 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा होने के विरोध में की गई। और कहाँ के मजदूरों ने करी? ये करी ऑप्शन सी, बम्बई के। ठीक है, अगला है, मोपला विद्रोह का नेता कौन थे? तो मोपला विद्रोह यह केरल में हुआ था। ठीक है, पूछा जाता है कि इसका नेता कौन था, ये विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह ये केरल में हुआ था और इसके नेता थे मुसलियार।
पूरा नाम था अली मुस्लियार, इनका पूरा नाम था। और ये किस आंदोलन से संबंधित है? यह मोपला आंदोलन या मोपला विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, जैसे एक बार उत्तराखंड में पूछा गया था कि जो कूका विद्रोह हुआ था इससे संबंधित व्यक्ति कौन है, तो वो थे भगत जवाहरमल। ठीक है, ऐसे ही इनका भी पूछा जा सकता है। अगला है 1857 की क्रांति के संदर्भ में किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था 1857 की क्रांति के लिए? ये दिया था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? तो समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का जो श्रेय जाता है ये जाता है ऑप्शन बी चार्ल्स मेटाकैफे को। चार्ल्स मेटाकैफे को ही भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहते हैं? चार्ल्स मेटाकैफे को। और यह भारत के जो गवर्नर जनरल रहे थे ये रहे थे 1835 से लेकर 36 तक, केवल 1 साल के लिए रहे थे। चार्ल्स मेटाकैफ हमें एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न देता है, आपको याद होगा 1809 में होती है अमृतसर की संधि। किस किस के बीच होती है? अंग्रेज़ों के बीच और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य में। तो उस समय रणजीत सिंह के साथ हस्ताक्षर किसने किए थे? चार्ल्स मेटाकैफे ने ही किए थे। लेकिन उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो प्रथम। तो पूछा जाता है अमृतसर की संधि में अंग्रेज़ों की तरफ से हस्ताक्षर किसने किए थे? मेटाकैफ ने किए थे 1809 में। अगला है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन की विचार को कहां से ग्रहण किया है? तो जो न्यायिक पुनरावलोकन है यानी कि जुडिशियल रिव्यू की यहां पर अगर हम बात करें तो इसको कहां के संविधान से लिया है? ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है, अमेरिकी संविधान से। यानी कि अगर कोई कानून संसद पारित करती है या कोई एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पारित करता है तो जो सुप्रीम कोर्ट है या जो कोर्ट है हमारे वो उसको रिव्यू कर सकते हैं या वो अपने ही ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, कि वो सही है या गलत है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो सही जवाब है यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी, आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगर बात करें आर्टिकल 64 की तो ये कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है, 65 ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, 66 में उसके निर्वाचन की पद्धति है कि उसका निर्वाचन किस तरीके से किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति के पद अवधि को बताता है कि कितने सालों तक उपराष्ट्रपति अपने पद पर रहेगा। और आर्टिकल 69 ये उपराष्ट्रपति की शपथ को लेकर संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो कि बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी? तो किसने ये स्टेटमेंट दिया था नीति निर्देशक तत्वों के बारे में? ये स्टेटमेंट दिया था ऑप्शन डी, के.टी. शाह ने। ठीक है, अगर मैं बात करूं नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में आते हैं तो ये आते हैं भाग 4 में। आर्टिकल पूछेगा तो 36 से लेकर 51 तक जो आर्टिकल है हमारे वो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं। यहाँ पे एक और नाम है इंपॉर्टेंट, के संथानम। के संथानम ने जो हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद है इसको सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। तो इनका भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसको सुपर कैबिनेट किसने कहा था? के संथानम ने। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चक्र किसने कहा? ये कहा के.टी. शाह ने। अगला है, वर्ष 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने करी थी? तो भारत में अभी तक 3 बार इमरजेंसी लगाई गई है और तीसरी बार जो इमरजेंसी लगाई गई थी आंतरिक असंतोष के कारण लगाई गई थी। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा के कारण 1975 में। इसकी घोषणा किसने करी थी? तो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, फखरुद्दीन अली अहमद। ये उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। और इसकी घोषणा कब की गई? 1975 में 26 जून को। ठीक है, अगर पर्टिकुलर पूछेगा। अब बात करते हैं भारत में जब 2 अन्य इमरजेंसीज लगी। पहली बार भारत के अंदर जब इमरजेंसी लगी उस समय घोषणा किसने करी थी? एस राधाकृष्णन ने। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। डेट थी 26 अक्टूबर 1962 को। ठीक है, जब चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ। दूसरी बार जो इमरजेंसी लगी उसकी घोषणा वी गिरी के द्वारा की गई 3 दिसंबर 1971 को, जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ। ठीक है, ये लगी दूसरी इमरजेंसी। और तीसरी इमरजेंसी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं।
अगला है गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया था। देखिए ये 20 सूत्रीय जो कार्यक्रम है यह अलग अलग सरकारों ने अपने कार्यकाल में इनको चलाया, लेकिन पूछ रहा है मूल रूप से इसको शुरू किसने किया। तो ये शुरू किया था इंदिरा गांधी ने 1975 में। ठीक है, अगला प्रश्न है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं, यानी कि इनको स्पॉन्सर्स कौन करता है। जो हमारे ग्रामीण बैंक्स होते हैं तो इनको स्पॉन्सर्स करता है राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक। जो हमारे कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो स्पॉन्सर करते हैं जो हमारे ग्रामीण बैंक होते हैं। भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक कौन है, तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बाकी की जो अदर बैंक है जैसे पीएनबी हो गया या अदर बैंक जो भी हैं वो सारे हमारे कॉमर्शियल बैंक हैं। ठीक है, अगला है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के, और बाकी के जो अन्य नोट होते हैं उस पर हस्ताक्षर होते हैं आरबीआई के गवर्नर के। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केवल 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, वित्त सचिव के। मुंद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो मुंद्रा पावर प्लांट यह स्थित है गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे। देखिए हरित क्रांति के जनक पूछेगा विश्व में तो वो थे नॉर्मन बोरलॉग। भारत में जनक पूछेगा तो वो थे एमएस स्वामीनाथन। लेकिन पूछेगा अगर कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया था तो यह विलियम गॉड ने दिया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विलियम गॉड। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। देखिए ये जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था यह अंग्रेजों ने लागू किया, और कहां पर लागू किया था इसको, तो सही जवाब है यहां पर ऑप्शन डी मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में। बंगाल में इसको लागू नहीं किया गया था। अगर किया भी गया था एक छोटे से रीजन में किया गया, पूरे बंगाल में इसको लागू नहीं किया गया। ठीक है, तो मेनली इसको कहां लागू किया गया था, मद्रास और जो हमारी बंबई प्रेसिडेंसी थी उस समय की, वहां पर। सबसे पहले रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त था इसको लागू कब किया गया, तो इसे 1792 में शुरू किया गया था। ठीक है, 1792 में मद्रास के एक छोटे से जिले में इसको लागू किया गया। जब इसकी सफलता हुई वहां पे ये सफल रहा बंदोबस्त, उसके बाद 1820 में इसे पूरे मद्रास में लागू किया गया। तो पूरे मद्रास में से लागू कब किया गया, 1820 में। और किसके द्वारा लागू किया गया, तो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे थॉमस रॉ, उनका नाम था थॉमस मनरो। ठीक है, थॉमस मनरो उनका नाम था, और उनके द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त को पूरे मद्रास में लागू किया गया। उसके बाद इसे बंबई में भी लागू किया गया, असम में भी इसे लागू किया गया, लेकिन बंगाल में इसको लागू नहीं किया गया। एक और चीज़ पूछी जाती है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कि कौन सा भूमि बंदोबस्त था या कौन सी ऐसी प्रोसेस थी, बंदोबस्त था जो किसानों के लिए अच्छी थी अंग्रेज़ों के टाइम पे। तो रैयतवाड़ी जो ये बंदोबस्त था ये किसानों के लिए ज़्यादा अच्छा था जो अंग्रेज़ों की अन्य नीति थी। इसका फ़ायदा क्या था, इसके तहत जो किसान होते थे और जो कंपनी होती थी इनके बीच डायरेक्ट संबंध स्थापित किया गया, बीच में जो भी बिचौलिए होते थे उनको हटाया गया। तो पूछा अगर आपको जाए कि इनमें से कौन सा बंदोबस्त अंग्रेज़ों की अपेक्षा किसानों के लिए ज़्यादा अच्छा था, तो वो था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, अंतिम प्रश्न है आज का, निम्न में से किस सागर की सीमा 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है। तो 3 महाद्वीपों से लगने वाला जो हमारा महासागर है या सागर है वो है भूमध्य सागर। तो जो हमारा मेडिटेरियन सी है यानी कि भूमध्य सागर है, यह 3 महाद्वीपों से लगता है। कौन कौन से, यह यूरोप से भी टच होता है, यह अफ्रीका महाद्वीप से भी टच होता है, और यह एशिया महाद्वीप से भी सीमा अपनी साझा करता है। तो 3 महाद्वीपों से लगा हुआ सागर कौन सा है, भूमध्य सागर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे लूसेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट सीरीज का हमारा पार्ट नंबर 21 था। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और जो अतिरिक्त तथ्य मैंने आपको यहां पे बताया आपको समझ में आए होंगे। आप इनके नोट्स बना सकते हैं, आपको काफ़ी इसमें मदद मिलेगी। और साथ ही बहुत ही जल्दी हम जो हमारी रिमेनिंग सीरीज़ हैं लूसेंट की, चाहे वो टॉपिक वाइज सीरीज़ हो और वन लाइनर सीरीज़ हो, उनको भी बहुत जल्दी कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपने कमेंट्स में कहा था पिछले वीडियोज़ के, तो बहुत जल्दी उनको भी शुरू करेंगे। आप बस अपना सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।